गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए 9th-10th की हिंदी की बुक, हिंदी ग्रामर की नोटबुक। कार्य कंप्लीट हो गए। समास में मैंने क्या बताया था कल आपको? समास चल रहा था। समास में मैंने आपको समास का अर्थ बताया है। समास का अर्थ क्या बताया है? समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, सम प्लस आस। किसे? सम प्लस आस, दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ मैंने बताया था पास, और आस का मतलब बैठना, मतलब पास पास बैठना। जब दो शब्द आपस में पास पास में बैठते हैं तो वहां समास बनता है। इस तरह से मैंने आपको समास का अर्थ और समास की परिभाषा और समास के भेदों के बारे में कुछ डिटेल्स आपको लिखवाई थी। समझ में आ गई होगी। मैंने कल कहा था, कल 4 लाइनें मैंने अलग से आपको बताई थी, उनको आपको मैंने कहा था उनको याद करना है, ढंग से उनको समझना है। क्या था वो चारों लाइनें? द्वंद्व में और आवत, द्विगु में क्या आता है? गणना पद, और बीच में कारक चिन्ह आता है तो क्या कहलाता है? तत्पुरुष कहलाता है। अव्ययी में अव्ययी से अव्ययी भाव, और कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण होता है। और बहुब्रीहि के लिए क्या बताया गया है? अन्य प्रधान होते हैं और उसमें कोई पद नहीं आता है। इस तरह से मैंने पूरी डिटेल आपको भेदों के बारे में बता दी थी। अब स्टार्ट करते हैं भेद। वो तो मैंने शॉर्टकट में आपको याद करने के तरीके में बताया था। इसमें अब देखिए, फर्स्ट आपका है अव्ययी भाव समास। कौन सा है पहला? अव्ययी भाव समास। इसमें देखिए, जिस समास में पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा हो। पहले तो ये देखिए अव्यय होता क्या है? काल, वचन, लिंग, पुरुष, इनके आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। जिन शब्दों में लिंग, आधार, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां क्या होता है? अव्ययी भाव अव्ययी होता है, जिसमें किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसी भी कंडीशन में उस शब्द पे प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें उसे क्या कहते हैं? हम अव्यय कहते हैं। जिस शब्द पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, ना लिंग का, ना वचन का, ना कारक का, ना पुरुष का, तो उसमें क्या कौन सा भाव होता है? अव्ययी होता है। और दूसरा क्या है? संज्ञा हो। अव्यय होता कौन सा है? यथा, आ, प्रति, ये शब्द क्या होते हैं? इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है, जो अव्ययी भाव में आते हैं। पहला तो अव्ययी पद होता है, दूसरा क्या होता है? संज्ञा होता है। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद तो अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, वहां अव्ययी समास आता है। आ गई बात समझ में? उदाहरण में देखिए, मैंने एक लिखा है, बाकी और मैं लिखवा देती हूँ, आपको लिख लीजिए। जैसे प्रत्येक, एक एक, इसका समास विग्रह करने पर आता है एक एक। समास है प्रत्येक, प्रति प्लस एक। प्रति क्या आ रहा है? इसमें अव्यय आ रहा है, और दूसरा संज्ञा आ रहा है एक। ठीक है, इस प्रकार से क्या बताया गया है कि जिसमें पहला पद अव्यय होता है और दूसरा क्या होता है? संज्ञा होता है, वहां कौन सा समास आता है? अव्ययी भाव समास आता है। प्रत्येक, एक एक, ये उदाहरण लिख लिया। इसके बाद 2-3 उदाहरण है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, आप लिख लीजिए। यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसका समास विग्रह कीजिए। शक्ति के अनुसार, यथा में मैंने कहा था कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय होता है। ठीक है, यथाशक्ति, इसका लिखिए शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अगला लिखिए आजन्म, आजन्म, जन्म पर्यंत, इसका समास विग्रह होगा जन्म पर्यंत, पर्यंत। आजन्म, आजन्म का समास विग्रह क्या होगा? जन्म पर्यंत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए, जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो जाता है और दूसरा पद प्रधान होता है,
वहाँ कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का तो लोप हो जाता है, जो विभक्ति होती है वो तो छिप जाती है, और दूसरा पद क्या हो जाता है? प्रधान हो जाता है। इस समास में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के नाम पर इस समास का नामकरण होता है। मैंने आपको कारक पढ़ाया था, कारक में विभक्ति बताई थी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध कार्य की अधिकरण में पेपर अधिकरण संबोधन है। इस प्रकार से मैंने आपको कुछ चिन्ह विभक्तियां बताई थी। तो कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जो विभक्ति आती है, जो चिन्ह आता है, उसी चिन्ह के नाम से इस समास को जाना जाता है। देखिए जैसे हस्त को गत, गत को क्या है इसमें? कर्ता ने कर्म को, कौन सी विभक्ति आ रही है? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति आ रही है? द्वितीय विभक्ति। कर्ता ने कर्म को, दूसरी विभक्ति आ रही है, दूसरी कर्ता को आ रहा है ना, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। तो हस्त को गत, हस्तगत कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष समास। कौन सी, किस नाम से जाना जा रहा है? द्वितीय तत्पुरुष के नाम से जाना जा रहा है। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का तो लोप हो जाता है और दूसरा पद प्रधान हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है, जिस विभक्ति का लोप होता है, उसी कारक के नाम पर इस समास का नामकरण हो जाता है। जैसे हस्त को गत, हस्तगत, इसमें के की विभक्ति का लोप हो गया और दूसरा पद क्या हो गया? प्रधान हो गया। तो हस्तगत कौन सी विभक्ति आ रही इसमें? द्वितीय विभक्ति, तो द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप नेक्स्ट लिखिए। 2-3 उदाहरण में लिखवा देती हूँ। हस्त से लिखित, इसमें लिखिए हस्त से लिखित। एक उदाहरण तो दिया गया है, दो तीन उदाहरण आप और लिख लीजिए। हस्त से लिखित, तो क्या हो जाएगा इसका समास क्या हो जाएगा इसका? हस्त लिखित, हस्त से लिखित। तो से क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। कौन सी विभक्ति आ गई? कर्ता ने कर्म को करण से, कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीय विभक्ति। तो तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। क्या नामकरण हुआ? तृतीय तत्पुरुष। हस्त से लिखित, हस्त लिखित कौन सी विभक्ति आ जाएगी? द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, तो तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिए देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। क्या हो जाएगा इसका? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, इसका क्या हो जाएगा? देशभक्ति। के लिए कौन सी विभक्ति आ रही है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, कौन सी विभक्ति आ रही है? चतुर्थ विभक्ति। कौन सी विभक्ति? चतुर्थ विभक्ति। तो कौन सी हो जाएगी? चतुर्थ तत्पुरुष हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति और चतुर्थ तत्पुरुष आ जाएगा। नेक्स्ट लिखिए भय से भीत, भय से भीत, भय से भीत। क्या हो जाएगा इसका? भयभीत। भय से भीत, इसका क्या हो जाएगा? भयभीत। कौन सी विभक्ति आएगी इसमें? से आ रहा है। मैंने बताया था कर्ण और संप्रदान के अंदर, सॉरी अपादान के अंदर, कर्ण और अपादान के अंदर क्या बताया था मैंने? दोनों में ये क्या आते हैं? चिन्ह सेम आते हैं, से और से। तो इसमें क्या होता है? जब अलग होने का भाव हमें पता लगता है तब क्या होता है? अपादान कारक आता है। यदि अलग होने का भाव प्रकट ना हो तो कौन सा आ जाता है इसमें? कर्ण कारक आ जाता है। तो भय से भीत, भयभीत। क्या हो रहा है इसमें? भय के कारण व्यक्ति डर रहा है, मतलब
किसी चीज से दूर भागने की कोशिश करेगा। जब आप डरोगे, जिस चीज से आप डरोगे तो उससे दूरी होगे ना, तो अलग होने का भाव इसमें आ रहा है, तो इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी? पंचमी विभक्ति आ जाएगी। तो पंचमी तत्पुरुष आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र क्या होगा इसका? राजपुत्र। राजा का पुत्र क्या होगा? राजपुत्र। का, के, की किसके अंदर आते हैं? संप्रदान के अंदर। संप्रदान कारक में आते हैं ना, तो कौन सी विभक्ति आ गई इसमें? षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति आ जाएगी? षष्ठी। तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा अपना। नेक्स्ट देखिए, वन में वास। वन में वास। वन में वास, इसका जाएगा वनवास। क्या आएगा? वनवास। में पेपर किस में आता है? में पेपर, अधिकरण में पेपर। कौन सी विभक्ति आ गई है? सप्तमी विभक्ति आ गई। तो सप्तमी के लिए क्या जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष। नामकरण हो गया सप्तमी तत्पुरुष। इस प्रकार से आपके तत्पुरुष क्लियर है। तत्पुरुष समास समझ में आ गया सबको? मैंने सबकी हर विभक्ति का एक एक उदाहरण आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण अथवा उपमान होता है। जिस समास में पहला पद विशेषण अथवा उपमान होता है, दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है, वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। मैंने बताया था विशेषण आता है। कर्मधारय में क्या आता है? विशेषण आता है। जिस समास में पहला पद विशेषण या उपमान होता है, दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। विशेषण को उपमान भी कहते हैं, विशेष्य को उपमेय कहते हैं। इसमें विशेषण व विशेष्य का संबंध रहता है, या इसमें उपमेय उपमान का संबंध रहता है। तथा उत्तर पद क्या होता है? प्रधान माना जाता है। उत्तर पद प्रधान माना जाता है। नील कमल, नीला है जो कमल। नीला है जो कमल। कमल की विशेषता क्या बताई जा रही है? कमल की विशेषता क्या है? कि यह क्या है? नीला है। कमल की विशेषता बताई जा रही है कि यह नीला है। तो इसमें विशेष्य विशेषण दोनों आ गए, उपमेय उपमान दोनों बता दिए गए। उसी प्रकार से महापुरुष, महान है जो पुरुष। महान पुरुष, सॉरी महापुरुष, महान है जो पुरुष। नील कमल, नीला है जो कमल। इसमें कमल की विशेषता बताई जा रही है, क्या है? वह नीला है। महान, महापुरुष, महान है जो पुरुष। पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वह क्या है? महान है। तो इसमें कौन सा समास आ जाएगा? कर्मधारय समास। आपको तो केवल इतना ही ध्यान रखना है, इसमें केवल की विशेषता आनी चाहिए। किसी की विशेषता अगर यदि बताई जा रही है तो वहां पर कर्मधारय समास आ जाएगा। इसमें कुछ उदाहरण और लिख लीजिए आप। कमल नयन, नेक्स्ट उदाहरण लिखिए इसका। कमल नयन, कमल के समान नयन। कमल नयन, कमल के समान नयन। आंखों की विशेषता किससे बताई जा रही है? किससे तुलना की जा रही है? कमल से। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। मुख की विशेषता किससे बताई जा रही है? चंद्रमा की, चंद्रमा से बताई जा रही है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। चरण कमल, चरण कमल। चरण जैसे कमल, चरण जैसे कमल। या ऐसे भी लिख सकते हो, चरण ही कमल।
महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। नेक्स्ट लिखिए परमानंद, परम है जो आनंद, परमानंद में लिखिए परम है जो आनंद। अंधकूप, अंधकूप, अंधा है जो कूप, कूप यानी कुआं, कूप किसके लिए? यहाँ कुएं के लिए। अंधकूप, अंधा है जो कुआं। इस प्रकार से अनेक उदाहरण और भी दिए हैं, आप उनको खुद पहचानोगे और बताओगे उसमें कौन सा समास है। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी तीन की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।